BA भाग 1 आधुनिक नारी उसकी स्थिति पर एक दृष्टि। निबंध विधा का परिचय। आधुनिक काल में निर्मित व प्रचलित हिंदी साहित्य की विधा है। हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है। आधुनिक निबंधों के जन्मदाता फ्रांस के मोंतेन माने गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा दी है। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध की विशेषता: व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता, अन्विति और प्रभाव। निबंध की शैली: प्रसाद शैली, समाज शैली। लेखक का परिचय: लेखक का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। इनका परिचय: परिवार सुशिक्षित और संपन्न था। प्राथमिक शिक्षा इनकी इंदौर में हुई। विवाहोपरांत मैट्रिक पास हुए और प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और BA करके महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हुई। साहित्यिक कार्य है: इन्होंने गद्य और पद्य में लेखन किया है। निहार, रश्मि, निर्झा, सांदेगी, दीपशिखा, छाया आदि कविता संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार गद्य संकलन है। पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हैं। छायावाद की प्रतिनिधि के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। प्रस्तुत निबंध का विषय प्रवेश किस में देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में आधुनिक नारी और उसकी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्राचीन नारी, मध्ययुगीन नारी व आधुनिक नारी की दशा व दिशा को स्पष्ट किया गया है। लेखिका महादेवी वर्मा भारतीय नारी की स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि मध्य और नवीन युग के संधिकाल में अर्थात प्राचीन नारी ने जब अपनी स्थिति पर असंतोष प्रकट किया, लेकिन उसकी अवस्था के लिए कारणीभूत अप्रकट व अदृश्य कारणों का निदान नहीं हो पाया। जब नारी की स्थिति पर अपने विचार नारी ने जब अपनी स्थिति पर असंतोष प्रकट किया, लेकिन उसकी अवस्था के लिए कारणीभूत प्रकट व अप्रकट कारणों का निदान नहीं हुआ। जब नारी ने छानबीन की तथा उसने पुरुष से अपनी तुलना की और उसी बातों को अपनी दयनीय स्थिति का कारण समझ लिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शारीरिक विकास के विचार से और सामाजिक जीवन की व्यवस्था से स्त्री और पुरुष में विशेष अंतर रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन यह भेद किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं करता और हीनता का भी विज्ञापन नहीं करता। लेकिन स्त्री ने स्पष्ट कारणों के अभाव में इस अंतर को विशेष त्रुटि समझा, जो सत्य नहीं है। सामाजिक अंतर की धारणा और प्रयास। सामाजिक अंतर का कारण ढूंढने के लिए स्त्री ने अपने स्त्रीत्व को शत विक्षत कर डाला। नारी ने अपने प्रकृतिदत्त गुणों का त्याग किया। नारी के प्रकृतिदत्त गुण जो थे भावुकता, कोमलता, त्याग, सहनशीलता, मातृत्व आदि, जिसके कारण पुरुष उसे रमणी, भार्या, माता, बहन आदि कहकर उसे सम्मान प्रदान करता था। नारी की स्थिति। लेखिका ने कहा है कि परिस्थिति जन्य दोष जितने शीघ्र मिट सकते हैं उतने संस्कार जन्य रोग नहीं। यही विचार स्त्री को आवश्यकता से अधिक कठोर बने रहने को विवश कर देता है। इसी प्रयास में स्त्री ने जो रूप धारण करने का प्रयास किया वह भावी नागरिकों के लिए उसकी उपयोगिता समझ सकना कठिन है। पश्चिम की नारी। लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि आधुनिकता की वायु में पली स्त्री यदि स्वार्थ में केंद्रित विकसित रूप अगर उसका दिखना है तो हमें उसे पश्चिम में देखा जा सकता है। और वहाँ की जो नारियाँ है वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है, सामाजिक बंधनों से मुक्त है, उसे पुरुष के मनोविरोध की वस्तु बने रहने की आवश्यकता नहीं है, परंपरागत रमणीत्व को तिलांजलि दे चुकी है। इतना करने पर भी नारी सुलभ दुर्बलता से वह मुक्त नहीं हो पाई है, उनकी रमणीयता नष्ट नहीं हो सकी है इत्यादि।
अर्थात नारी के प्रकृतिजन्य गुणों पर वह विजय प्राप्त कर सकी है और जिस कार्य को वह बहुत सफलतापूर्वक कर सकी वह प्रकृति से विकृति की ओर जाना मात्र था। बाहर के संघर्षमय जीवन में जिस पुरुष से तुलना करने के लिए वह सभी क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करेगी, जीवन यापन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु को अपने परिश्रम से तोल कर स्वीकार करेगी, उसी पुरुष के लिए वह अपने सौंदर्य और अंग सौष्ठव के रक्षार्थ असाध्य से असाध्य कार्य करने के लिए प्रस्तुत है। आज नारी को अपने रूप, अपने शरीर और अपने आकर्षण का जितना ध्यान है, उसे देखते हुए कोई भी विचारशील स्त्री को स्वतंत्र नहीं कर सकेगा। स्त्री के प्रति पुरुष की एक रहस्यमय जिज्ञासा सृष्टि के समान ही चिरंतन है। प्राचीन नारी की विशेषता थी जिसने स्वयं को मनोविनोद के सुंदर साधनों की श्रेणी से उठाकर गरिमामयी विधात्री के ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित किया। उसने संसार को वह दिया जो पुरुष नहीं दे सकता था, अतः उसने अक्षय वरदान का वह आज तक कृतज्ञ है। प्रकृति दत्त गुण पश्चिम में स्त्रियों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु कुछ पाकर भी उनके भीतर की चिरंतन नारी नहीं बदली। पुरुष उसके स्त्रीत्व की उपेक्षा कर उसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि रंगीन खिलौने के समान आकर्षक है तो वह विस्मय मुग्ध हो उठेगा, यदि नहीं तो वह उसे उपेक्षा की वस्तु मात्र समझेगा। दोनों ही स्थितियां स्त्री के लिए अपमानजनक है। नारी की स्थिति भारत में शताब्दियों से अपने अधिकारों से वंचित चली आ रही है। अनेक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने और उसकी अवस्था में परिवर्तन करते करते उसे जिस अधोगति तक पहुंचा दिया है वह दयनीयता की सीमा है। फिर भी वह अपने असंतोष को प्रकट नहीं कर पाती। अनेक सामाजिक रूढ़ियों और परंपरागत संस्कारों के कारण उसे पश्चिमीय स्त्री के समान न सुविधाएं मिली और न सुयोग, परंतु उसने उन्हीं को अपना मार्ग प्रदर्शक बनाया और निश्चित किया। शिक्षा के अभाव और परिस्थितियों की विषमता के कारण कम स्त्रियां ही इस प्रगति को अपना सकी। जिन्होंने इस बाधाओं से ऊपर उठकर इसे अपनाया भी, उन्हें इसका बाह्य रूप ही अधिक आकर्षक लगा और प्रकृतिजन्य गुणों पर दुर्लक्ष्य हुआ, जिससे पुरुष अचंभित हुआ और उसने स्त्री के साथ जो आचरण किया उससे स्त्री का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उसे अपनी योग्यता का परिचय देने के साथ साथ अपने संज्ञान और बड़े होने का प्रमाण देने का भी प्रयास करना पड़ा। समाज द्वारा प्रदत्त नारी के परंपरागत संस्कार और पुरुष के विचार और शक्ति में उसकी श्रेष्ठता, उसके भीतर की नारी प्रवृत्ति, यह दोनों भी है। इन्हीं दोनों भावनाओं के बीच में उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता का परिचय देना है, जो उसे पुरुष के समकक्ष बैठा देता है। परंतु परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल थी, जो अप्राप्त है उसे पा लेना कठिन नहीं है, परंतु जो प्राप्त था उसे खोकर भी पाना अत्यधिक कठिन है। एक में पाने वाले की योग्यता संभावित है और दूसरे में अयोग्यता। इसी में एक का कार्य उतना श्रमसाध्य नहीं होता जितना दूसरे का। स्त्री के अधिकारों के विषय में यही सत्य है। आधुनिक महिलाओं की श्रेणियाँ। लेखिका ने आधुनिक महिलाओं की 3 श्रेणियाँ गिनी हैं, जिनमें एक है जिन्होंने अपने युगांतर दीर्घ बंधनों की अवज्ञा कर पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए पुरुषों को अभूतपूर्व सहायता दी। दूसरे प्रकार की नारियाँ आती है कुछ ऐसी शिक्षित है जिन्होंने अपनी अनुकूल परिस्थितियों में भी सामाजिक जीवन की त्रुटियों का कोई उचित समाधान न पाकर अपनी शिक्षा और जागृति को आजीविका और सार्वजनिक उपयोग का साधन बनाया। तीसरे प्रकार की नारियों में आते हैं जो संपन्न महिलाएं हैं, जिन्होंने थोड़ी सी शिक्षा के साथ बहुत सी पाश्चात्य आधुनिकता का सहयोग कर अपने गृह जीवन को एक नवीन साँचे में ढाला है। वास्तव में ये श्रेणियाँ उनके बाह्य जीवन और सदृश्यता आने वाली वृत्ति को समझने के लिए हैं।
आधुनिक नारियों को प्राचीन विचारों का उपासक पुरुष समाज अवहेलना की दृष्टि से देखता है। आधुनिक दृष्टिकोण वाले समर्थन का भाव रखते हुए भी क्रियात्मक सहायता देने में असमर्थ रहते हैं और उग्र विचार वाले प्रोत्साहन देकर भी उन्हें अपने साथ ले चलना कठिन समझते हैं। वस्तुतः आधुनिक स्त्री जितनी अकेली है उतनी प्राचीन नहीं, क्योंकि उसके पास निर्माण के उपकरण मात्र है। सबका ध्यान आकर्षित उपकरण मात्र है, कुछ भी निर्मित नहीं है। चौराहे पर खड़े होकर मार्ग का निश्चय करने वाले व्यक्ति के समान वह सबका ध्यान आकर्षित करते रहती है, किसी से कोई सहायतापूर्ण सहानुभूति नहीं पाती। 25 वह स्थिति आकर्षक चाहे जान पड़े, सुखकर नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने बलिदान, त्याग, परिश्रम द्वारा अपने चारों ओर फैली हुई दुर्बलता को नष्ट किया। उसकी कोरी भावुकता छिन्न भिन्न होकर उसके स्त्रीत्व से शक्तिहीनता का लांछन दूर हो गया। पुरुष ने अपनी आवश्यकतावश उसे पंगु बनाकर उससे बड़ी क्रूरता की। राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने वाली स्त्रियों ने अपना भी कुछ हित साधन किया, जिनमें सभी वर्ग की शिक्षिता और अशिक्षिता स्त्रियां थीं। उन्हें कठोरतम संयम भी दिखाया गया, परंतु एक अच्छे सैनिक से एक अच्छा नागरिक होना जीवन के लिए सुंदर बन गया होता, क्योंकि नागरिक का जीवन संवेदना प्रदान होता है। स्त्री यह स्मरण नहीं रख सकी कि विद्रोह सामाजिक व्यक्ति का परिचायक नहीं, उसके असंतोष की अभिव्यक्ति है। विद्रोह से नारी की सुकोमलता नष्ट हुई। अनंत काल से स्त्री का जीवन तरल पदार्थ के समान सभी परिस्थितियों के उपयुक्त बनता आ रहा है। अनेक परिवारों में जीवन की कटुता का प्रत्यक्ष कारण स्त्रियों की कठोरता का सीमातीत हो जाना ही है। इसके लिए केवल स्त्रियां ही दोषी नहीं ठहराई जा सकती, परिस्थितिवश स्त्री को कठोरता अपनाना पड़ा। आचारशील नारी, इन्होंने प्राचीन नारियों के समान कृपान और कंकन का सहयोग कर दिया। किसी ने अपने स्त्रीत्व से अधिक विद्रोह पर विश्वास किया। वे जीने की कला नहीं जानती, परंतु संघर्ष की कला जानती है, जो वास्तव में अपूर्ण है। संघर्ष की कला लेकर तो मनुष्य उत्पन्न ही हुआ है, लेकिन संघर्ष जीवन का अंत नहीं है। सामाजिक क्रांति, मनुष्य जाति नष्ट करने वाले संघर्ष से अपने आप को बचाती हुई विकास करने वाले संघर्ष की ओर बढ़ती जाती है। सामाजिक प्रगति का अर्थ भी यही है, अपनी उपयोगिता बढ़ाने के साथ साथ नष्ट करने वाली परिस्थितियों की संभावना कम करते चले। स्त्री का जीवन भी अपने विकास के लिए ऐसी ही अनुकूलता चाहता है। स्त्री जीवन का राज, एक ही केंद्र बिंदु मानकर जीवन संघर्ष में नहीं ठहरा जा सकता। स्त्री की सामाजिक क्रांति, मनुष्य जाति नष्ट करने वाले संघर्ष से अपने आप को बचाती हुई विकास करने वाली संघर्ष की ओर बढ़ती जाती है। सामाजिक प्रगति का अर्थ भी यही है, अपनी योग्यता बढ़ाने के साथ साथ नष्ट करने वाली परिस्थितियों की संभावना कम करते व्यक्ति चलते रहता है। स्त्री का जीवन भी अपने विकास के लिए ऐसी ही अनुकूलता चाहता है। स्त्री जीवन का राज, एक ही केंद्र बिंदु बनाकर जीवन संघर्ष में नहीं ठहरा जा सकता। स्त्री की जीवन शक्ति का राज इसी कारण हुआ है कि वह अपने आप को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुरूप बनाने में असमर्थ रही। एक ही केंद्र के बिंदु पर तब तक रही जब तक चारों ओर से परिस्थितियों ने उसकी दृष्टि नहीं रोक ली। जागृति युग की उपासिका, इन्होंने भी अपने जीवन की दृष्टि से रहित अपनी दृष्टि का एक ही केंद्र बना रखा। जागृति की अग्रगति बनने से वह जीवन की सफलता के सोपान तक पहुंची। कोई ऐसा त्याग या बलिदान नहीं जिसका उद्गम नारी न रहा हो।
केवल त्याग के अधिकार को पाने के लिए अपने जीवन को रुक्ष बनाने की आवश्यकता नहीं थी। शिक्षित नारी स्त्री शिक्षित स्त्री जिन विशेषताओं ने गृह के बंधनों की अवहेलना कर सार्वजनिक क्षेत्र में अपना मार्ग प्रशस्त किया, उन पर भी नवीन युग का आह्वान और अनेक रूढ़ियों का भार लेकर जीवन संग्राम में अग्रसर हुई थी। उनसे गृह की सीमा में इतना अधिक त्याग और बलिदान मांगा गया कि वे उसके प्रति विद्रोह कर उठी। स्त्री को जो कुछ भी बला देने जबरदस्ती से, वह उसके दान की महिमा न बढ़ा सका। वह शिक्षिता स्त्री भली भांति जानती थी। इस प्रकार नारी के अलग अलग वर्ग किए गए, नारी का श्रेणी में बांटा गया, नारी के प्राकृतिक गुणों को देखा गया। इस प्रकार महिला महादेवी वर्मा ने लेके नारी को अपने विश्लेषित करने का प्रयास किया। उद्देश्य: भारतीय नारी की दिशा और दशा के साथ ही भविष्य में भारतीय समाज की रूपरेखा क्या होगी, उसमें नारी की स्थिति कैसी होगी, उसके अधिकारों की क्या सीमा हो सकती है, आदि समस्याओं का समाधान आज की जागृत और शिक्षित नारी पर ही निर्भर है। यही निबंध का उद्देश्य। इस निबंध के द्वारा लेखिका ने संदेश दिया है कि क्रांति की अग्रदूती और स्वतंत्रता की ध्वजाधारिणी नारी का कार्य जीवन के स्वस्थ निर्माण में होगा, शेष में नहीं और ध्वंस में नहीं। यानी नारी का स्वस्थ निर्माण में उसका शेष है, उसका अस्तित्व है, उसके ध्वंस में नहीं है। इसमें कुछ प्रश्न भी है जो महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि निबंध का सारांश लिखिए, प्राचीन नारी की दशा और दिशा का वर्णन कीजिए, मध्ययुगीन नारी की दशा का वर्णन कीजिए, आधुनिक नारी की दशा और दिशा का वर्णन कीजिए, नारी के प्राकृतिक गुणों को लिखिए, निबंध का उद्देश्य लिखिए, निबंध में व्यक्त नारी के लिए संदेश लिखिए, भारतीय नारी के विकास के संबंध में और अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकती हैं, और जिसको आपके चिंतन के या आपके प्रेरणा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकेगा। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने आधुनिक नारियों की स्थिति पर अपना एक दृष्टि डाली है, जो आज के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका अवलोकन करना हर नारी के लिए जरूरी है। धन्यवाद।